भाई, कहानी की शुरुआत होती है एक जबरदस्त रीबर्थ ट्विस्ट के साथ। मैं और मेरा छोटा भाई एक ही समय पर अपनी पत्नियां चुनने वाले थे। पिछले जन्म में मेरे भाई ने बिना सोचे समझे उस व्हाइट वुल्फ को चुना था, जिसके पास एक्सप्लोसिव कॉम्बैट पावर थी, जबकि मुझे उस बेचारी मरती हुई सैंडफिश यानी जल परी की हालत पर तरस आ गया और मैंने उसे अपनी पत्नी चुना। पर कौन जानता था कि वो सफेद भेड़िया इतना जिद्दी और मगरूर निकलेगा कि उसने कभी इंसानों को अपने करीब नहीं आने दिया। भाई ने लाख कोशिशें की, पर वो उसे टेम नहीं कर पाया। इसके बिल्कुल उलट, मेरी जलपरी पत्नी रूसो इतनी दयालु और वफादार निकली कि उसने न सिर्फ मेरी सेवा की, बल्कि अपनी जादुई ताकतों से मेरी बरसों से खराब टांगों को भी बिल्कुल ठीक कर दिया। जब मेरे भाई ने यह मिरेकल देखा, तो वो जलन के मारे आग बबूला हो गया। उसे डर था कि कहीं मैं खानदानी जायदाद न छीन लूं, इसलिए उसने मेरा कार एक्सीडेंट करवाकर मुझे मार डाला। लेकिन जब मेरी आंखें दोबारा खुलीं, तो मैं उसी सिलेक्शन डे पर वापस पहुंच गया था। इस बार मेरे भाई जाकी ने फुर्ती दिखाई और फौरन उस मरती हुई मछली को चुन लिया। पिताजी ये देखकर हैरान थे। जाकी, ये क्या पागलपन है? वो मछली कमजोर है, वो तेरी क्या मदद करेगी? पर भाई की आंखों में रूसों के लिए वो लालच देखकर मैं समझ गया कि रिनेसेंस सिर्फ मेरा नहीं, उसका भी हुआ है। हम दोनों सगे भाई हैं और कभी मैं ही पिताजी का सबसे भरोसेमंद वारिस था। पर 12 साल की उम्र में दुश्मनों ने मेरा और मेरी मां का अपहरण कर लिया, जहां मेरी टांगें हमेशा के लिए अपाहिज हो गईं और मां की जान चली गई। पिताजी ने मां की मौत का कसूरवार मुझे माना और एक मार्शल फोर्स वाले खानदान में मुझ जैसे अपाहिज के लिए नफरत और तिरस्कार के अलावा कुछ नहीं बचा था। भाई अपनी जीत पर बहुत खुश था। जैसे ही उसने नीलामी में पैसे चुकाए, स्टाफ ने आकर रूसो की जंजीरें खोल दी। रूसो खून से लथपथ थी। उसने झुककर भाई को सलाम किया और कहा, मालिक, मैं आपकी वफादारी से सेवा करूंगी। भाई ने उसे बाहों में भर लिया, पर उसे क्या पता था कि ये पॉइजनस फिश बाहर से जितनी मासूम है, अंदर से उतनी ही जहरीली है। मैंने अपनी व्हीलचेयर पर बैठे बैठे हाथ उठाकर उस खूंखार सफेद भेड़िए लू 11 की तरफ इशारा किया, जो खून से लथपथ फाइटिंग अरीना में खड़ा था। मुझे ये भेड़िया चाहिए। भेड़िए की नजरों में मेरे लिए नफरत थी और भाई मुझ पर हंसने लगा। एक अपाहिज इस जिद्दी जानवर को काबू कैसे करेगा? पर मैंने हार नहीं मानी और पिताजी से पहली बार गिड़गिड़ाकर एक मौका मांगा। पापा, क्या आप मुझे अपनी किस्मत बदलने का एक चांस देंगे? मेरी आंखों में वो डिटर्मिनेशन देखकर पिताजी का दिल पसीज गया और उन्होंने हामी भर दी। घर लौटते ही भाई अपनी पत्नी को लेकर अपने विला में चला गया, जहां कुछ ही देर बाद उसकी दर्दनाक चीखें गूंजने लगीं। नौकर पट्टियां और दवाइयां लेकर भागने लगे और खबर आई कि भाई ने खुद अपना पेट फाड़ लिया है। पिताजी भागते हुए वहां पहुंचे तो देखा भाई खून से लथपथ खड़ा है, पर वो बिल्कुल ठीक था। उसने गर्व से बताया, पापा, मैं बस रूसो की हीलिंग स्किल्स टेस्ट कर रहा था। इसके आंसू किसी मुर्दे को भी जिंदा कर सकते हैं और मेरी हर चोट इसने पल भर में गायब कर दी। पिताजी की नजरों में उस मछली के लिए इज्जत रातों रात बढ़ गई, क्योंकि हथियारों के इस डेंजरस बिजनेस में जहां हर पल मौत का खतरा रहता है, वहां ऐसी डिवाइन हीलर की बहुत कीमत थी। जाकी के पास अब रूसो है, जो न सिर्फ उसके घाव भर सकती है, बल्कि पूरे मां परिवार के लिए एक शील्ड बन गई है। जाकी के चेहरे पर वो कमीनी मुस्कान थी। पापा, देखा आपने, मेरी चॉइस कभी गलत नहीं होती। बस फिक्र तो भाई की है। इतना शानदार व्हाइट वुल्फ चुना है, पता नहीं उसे संभाल भी पाएंगे या नहीं। तभी माहौल एकदम बदल गया। जाकी की झूठी तारीफों के चक्कर में सारे नौकर उसके पीछे हो लिए, यहां तक कि पिताजी भी उसके साथ चले गए और मैं उस व्हीलचेयर पर अकेला रह गया। लू 11 का मूड खराब था। वो इतना जिद्दी है कि उसने मेरी व्हीलचेयर को धक्का तक नहीं दिया। मुझे अपने कमजोर हाथों से खुद को घसीटते हुए मुख्य घर से बाहर निकलना पड़ा। जब मैं पिताजी के पास पहुंचा, तो उनकी नजरों में मेरे लिए सिर्फ नफरत थी। उन्होंने तंज कसते हुए कहा, मेरे खानदान का वारिस होकर भी तू एक औरत को काबू नहीं कर सकता। जाकी को मुझे जलील होते देख बड़ा मजा आ रहा था, पर उसने एक्टिंग करते हुए कहा, पापा,
भाई को थोड़ा वक्त दीजिए। जाकी और पिताजी मुझे वहीं बेबसी में छोड़कर आगे बढ़ गए। तभी बगल से गुजरते वक्त रूसो ने मुझे एक तिरछी नजर से देखा। वो बाहर से इनोसेंट दिखने का नाटक कर रही थी, पर उसकी आंखों में छिपी वो दरिंदगी मैं साफ देख सकता था। भाई, असली खेल तो ये है कि पिछले जन्म में इसी रूसो ने मेरी जान बचाई थी। एक आर्म्स डील के दौरान मुझ पर जानलेवा हमला हुआ। चाकू मेरे पेट के आर पार था। तब रूसो ने रोते हुए एक जादुई गाना गाया था और उसके आंसुओं से मेरे घाव भरने लगे थे। उसने मुझे एक सीक्रेट टेक्निक बताई थी, जिससे न सिर्फ मेरी टांगें ठीक हो सकती थीं, बल्कि मैं एक ऑर्क जैसा ताकतवर बन सकता था। पिछले जन्म में मैं उसकी बातों में आ गया और रातों रात ताकतवर बन गया, जिससे मैंने जाकी से अपनी सारी जायदाद वापस छीन ली। पर भाई, वो तकनीक एक ट्रैप थी। वो ताकत खून और जिंदगी की कीमत पर मिलती है। 6 महीने के अंदर शरीर अंदर से खोखला हो जाता है और इंसान की सडन डेथ हो जाती है। और मेरा बेवकूफ भाई आज उसी मौत को खुद दावत दे रहा है। आधा महीना बीत गया। पिताजी के जन्मदिन का जश्न था। इन 15 दिनों में जाकी विला से बाहर नहीं निकला। वो रूसो के साथ मिलकर खुद को रिफाइन कर रहा था। जब वो पार्टी में आया तो सबका मुंह खुला का खुला रह गया। उसकी छाती और बाहें सूट फाड़ने को तैयार थीं। उसकी लंबाई बढ़ गई थी और वो किसी वॉर मशीन जैसा लग रहा था। मेहमान हैरान थे। बूढ़े मां, तुम्हारा बेटा तो आधे साल में ही बदल गया। ये किसी ओर्क से भी ज्यादा ताकतवर दिख रहा है। पिताजी गर्व से फूले नहीं समा रहे थे। जाकी ने सबके सामने रूसो को गले लगाया और कहा, यह मेरी पत्नी रूसो है, एक मिरेकल डॉक्टर। मेरी ये फौलादी बॉडी इसी की देन है। सब लोग जाकी की तारीफों के पुल बांध रहे थे, उसे किस्मत वाला कह रहे थे, पर मेरी नजरें तो सिर्फ उस तमाशे पर थीं। जाकी ने मेरी तरफ मुड़कर एक जहरीली मुस्कान दी। मेरे भाई ने जो व्हाइट वुल्फ चुना है, अगर वो उसे काबू कर ले तब असली बात होगी। अचानक सबका ध्यान मुझ पर और मेरे उस खूंखार सफेद भेड़िए पर चला गया। जब सबने सुना कि मैंने व्हाइट वुल्फ चुना है तो सबकी आंखों में एक्साइटमेंट और जिज्ञासा साफ दिख रही थी। मेहमान फुसफुसाने लगे, आज बड़े साहब का बेटा अपने उस कीमती भेड़िए को बाहर क्यों नहीं ला रहा? सुना है ऐसे ब्रीड के भेड़िए हजारों सोने के सिक्कों में भी नहीं मिलते। अब मैं सबको क्या जवाब देता? इन 2 हफ्तों में लू 11 अपनी ही धुन में रहा है। उसने मेरी एक बात नहीं मानी और आज इस रिसेप्शन सेरेमोनी के मौके पर भी वो न जाने कहां गायब था। पिताजी का चेहरा गुस्से से काला पड़ने लगा। मार्क, कहां है लू 11? मैं सच बताने ही वाला था कि तभी जाकी का एक नौकर हांफते हुए अंदर आया और बाहर की तरफ इशारा करने लगा। मैंने मुड़कर देखा तो सन्न रह गया। 4-5 कद्दावर नौकर लू 11 को घसीटते हुए ला रहे थे। उसके हाथ पांव जंजीरों से जकड़े हुए थे। वो बुरी तरह छटपटा रहा था। उसके कान गुस्से से खड़े थे और साफ दिख रहा था कि उसे बुरी तरह पीटा गया है। वो चिल्ला रहा था, मुझे छोड़ो, पर कोई सुनने को तैयार नहीं था। मैंने व्हील चेयर से ही कड़क आवाज में जाकी से पूछा, भाई, इस बदतमीजी का क्या मतलब है? जाकी ने मासूम चेहरा बनाकर कहा, पापा, देखिए, भाई उल्टा मुझे ही डांट रहा है। ये लू 11 पिछले 2 हफ्तों में 15 बार भागने की कोशिश कर चुका है। अगर ये मेरा रिसेप्टर होता तो मैं इसे मार मार कर सीधा कर देता, पर भाई इसे खुला छोड़ देते हैं। अभी मुझे पता चला कि ये फिर भाग रहा था तो मैंने बस मदद के लिए अपने आदमी भेजे। भाई को शुक्रिया कहना चाहिए, पर वो तो मुझ पर ही चढ़ रहे हैं। मेहमानों को भी जाकी की बात सही लगी। उनकी नजरों में छोटा भाई अपने रिसेप्टर के दम पर चमक रहा था और बड़ा बेटा एक जानवर को भी काबू नहीं कर पा रहा था। पिताजी को लगा कि उनकी इज्जत मिट्टी में मिल रही है। उन्होंने गुस्से में हुक्म दिया, इस बदतमीज जानवर को ले जाओ और इसे 50 लैशेस लगाओ। मेरा दिल बैठ गया। मैंने तुरंत रोका, पापा, लू 11 मेरा है, इसकी सजा मैं तय करूंगा। पिताजी ने तंज कसा, अच्छा, तो कैसे सजा दोगे इसे? मैंने हिम्मत जुटाई और वो कहा जो उस दौर में कोई सोच भी नहीं सकता था, पापा, मुझे लगता है कि हमें इन रिसेप्टर्स को भी इंसान समझना चाहिए। मारपीट से वफादारी नहीं मिलती, उन्हें समझना पड़ता है। ये सुनते ही पिताजी का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। बकवास बंद कर। जाकी भी ठहाके मारकर हंसने लगा। भाई,
शायद तुम खुद डिसेबल्ड और लाचार हो, इसीलिए तुम्हें इन पर इतनी सहानुभूति आ रही है। खैर, वो शाम कड़ीडीडियाहवाहट के साथ खत्म हुई। लू 11 को कोड्ढे पड्ढे, पर मेरी मिन्नत की वजह से 20 कोड्ढे कम कर दिए गए। रात को मैं मरहम लेकर उसके कमरे में गया। लू गैलन बेड पर उदास लेटा था। मुझे देखकर उसने मुंह फेर लिया। तुम यहां क्या कर रहे हो? मैंने शांति से दवा उसके पास रखी। ये कोड्ढों के निशान मिटा देगी। उसने झटके से मरहम छीन लिया। मुझे मत छुओ। फिर अचानक उसने धीमी आवाज में पूछा, मार्क, जो तुमने आज महफिल में कहा, इंसानों और बीस्टमैन की बराबरी के बारे में, क्या वो सच था? मैंने मुस्कुराकर देखा कि उसकी भेद्ये वाली पूंछ धीरे धीरे हिल रही थी, जो उसके लगाव का संकेत थी। हां, मैं सच में ऐसा मानता हूं। तुम आजाद हो, लू 11। मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूंगा। लू 11 सन्न रह गया। मुझे एहसास हुआ कि वो जितना बाकी दिखता है, अंदर से उतना ही मासूम और सीधा है। अगली सुबह जब मैं सोकर उठा और नौकर से लू 11 के बारे में पूछा, तो उसने हकलाते हुए कहा, मालिक, वो आज भागा नहीं है। मैं हैरान था। तभी धड़ाम से दरवाजा खुला और लू 11 एक प्लेट लिए अंदर आया। प्लेट में जला हुआ अंडा, अधपका मांस और काली पड्डी टोस्ट थी। उसने बड़े गर्व से कहा, यह नाश्ता मैंने अपने हाथों से तुम्हारे लिए बनाया है। कैसा लगा? इम्प्रेस्ड? मैंने मुस्कुराकर वो जला हुआ अंडा खाया और उसकी झूठी तारीफ की। बुरा नहीं है। वो सीना चौधा करके मेरे बेड के कोने पर बैठ गया। मैंने मुस्कुराते हुए पूछा, आज भागने का विचार त्याग कर मेरे लिए नाश्ता बनाने का ख्याल कैसे आया? लू 11 एक पल के लिए खामोश हो गई। उसकी आंखों में एक पुराना दर्द झलक आया। जब मैंने उसके आंसू पोंछे, तो उसने रूंधी हुई आवाज में बताया कि उसकी मां और 2 बहनों को इंसानों ने पकड़ डीडीएच लिया था और आज तक उनका कुछ पता नहीं चला। व्हाइट वुल्फ कबीला अपनी बेमिसाल ताकत के लिए जाना जाता है, इसीलिए लालची इंसान उन्हें अपना वॉर मशीन बनाने के लिए शिकार करते हैं। लू 11 ने गुस्से में कहा, मैं इंसानों से नफरत करती हूं, पर तुम उन जैसे नहीं हो। क्या तुम भी मुझे चोट पहुंचाओगे? मैंने उसे गले लगाया और यकीन दिलाया कि मैं उसे कभी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। तभी लू 11 ने अपनी एक मासूम सी ख्वाहिश बताई। वो एक योद्धा जरूर थी, पर दिल से उसे खूबसूरत कपड़े और जेवर पहनना पसंद था। बस फिर क्या था? उस दिन मां खानदान का बड्ढा बेटा अपने सफेद भेदिये को लेकर शहर की हर बड्ढी दुकान पर गया और ढेरों शॉपिंग बैग्स के साथ वापस लौटा। लोग कानाफूसी कर रहे थे, मार्क पागल हो गया है, एक जानवर को रानी बनाकर रख रहा है। पर लू 11 ने जब पहली बार आईने में खुद को उन खूबसूरत कपड़ों में देखा, तो उसकी आंखों से खुशी के आंसू छलक पड़े। उसने सिसकते हुए कहा, मार्क, काश मेरी बहनें भी ये पहन पाती। मैंने वादा किया कि अगर वो जिंदा हैं तो मैं उन्हें ढूंढ निकालूंगा। मेरी इस दरिया दिली ने लू 11 का दिल पूरी तरह जीत लिया। उसने मुझे अपने कबीले का वो एंशंट सीक्रेट बताया जो उसने पिछले जन्म में जाकी को मरते दम तक नहीं बताया था। उसने कहा, मार्क, तुम्हारी टांगें ठीक हो सकती हैं। यह हीलिंग फॉर्मूला बहुत ही गुप्त और खतरनाक था। इसमें चोट वाली जगह की हड्डियों और नसों को इंच दर इंच दोबारा तोड़ना पड़ता है और फिर उसे सफेद भेदिये के हार्ट्स ब्लड और खास जड्ढी बूटियों के मिश्रण से जोड़ना पड़ता है। अगले कुछ दिनों तक मेरे कमरे से रात को दर्द भरी चीखें निकलने लगीं। लोग बाहर बातें बना रहे थे। अंधा क्या चाहे 2 आंखें, अपाहिज मार्क अब लू 11 के साथ जबरदस्ती कर रहा है। एक दिन गार्डन में जाकी ने मेरा मजाक उड़ाते हुए कहा, भाई, मैंने कभी नहीं सुना कि मर्द औरत से ज्यादा जोर से चिल्लाता है। अगर तुमसे नहीं संभलती तो बेकार में कोशिश मत करो, अपनी व्हील चेयर पर ही सुकून से बैठो। उसने लू 11 को भी गंदी नजर से देखते हुए कहा, भाभी, अगर मेरा भाई काम का नहीं है तो तुम मेरे पास आ सकती हो। लू 11 गुस्से से कांप रही थी। वो उसे वहीं ढेर कर देना चाहती थी, पर मैंने उसे रोक दिया। मैंने उससे बस इतना कहा, शेर की दहाड़ से पहले की खामोशी है ये। जाकी जितना ऊपर चढ़ेगा उतनी ही बुरी मौत मरेगा। एक और हफ्ता बीत गया और मिरेकल हो गया। अब मुझे उस व्हील चेयर की जरूरत नहीं थी। मैं अपने पैरों पर खड़ा हो सकता था। हालांकि नसों को पूरी तरह खोलने के लिए लू 11 रोज 2 घंटे मेरी टांगों का मसाज करती थी। उसके कोमल हाथों का स्पर्श पाकर मुझे एहसास हुआ कि ये खूंखार दिखने वाला भेदिया
असल में कितना वफादार और प्यारा है। जब लू 11 के कोमल हाथ मेरी टांगों पर फिसल रहे थे, जिनमें अब पूरी संवेदना लौट चुकी थी, तो मेरा दिल जोरों से धड़कने लगा। लू गैलन ने मेरी बेचैनी ताड़ ली और शर्म के मारे उसके कान लाल हो गए। हमारी सांसें एक दूसरे में उलझ रही थीं। मैं उसके और करीब गया, पर फिर मैंने खुद को रोक लिया। आज के लिए इतना काफी है, मैंने गहरी सांस लेते हुए कहा। वो शर्माकर वहां से भाग गई, पर मैं जानता था कि वो भी उन दिनों को गिन रही है जब हम पूरी तरह एक होंगे। इधर वो गैंग वॉर करीब आ रही थी, जिसने पिछले जन्म में मेरी और जाकी की किस्मत बदल दी थी। आज का जाकी 15 दिन पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा ताकतवर दिख रहा था। पिछले जन्म में रूसो ने मुझे धीरे धीरे ताकतवर बनाया था ताकि किसी को शक न हो, पर जाकी तो अहंकारी और उतावला है। उसे जल्द से जल्द खानदान का वारिस बनना था, इसलिए उसने रूसो को मजबूर किया कि वो रोज उसे फिजिकल स्ट्रेंथनिंग दे। नतीजा, वो अब इंसान कम और एक विशाल बीस्ट ज्यादा लग रहा था। पिताजी इस राक्षसी ताकत को देखकर फूले नहीं समा रहे थे। उन्हें लगा कि हथियारों के धंधे में ऐसा ही खौफनाक लीडर चाहिए। लोग बातें बनाने लगे कि जाकी तो उड़ने वाला शेर बन गया है, और बड़ा बेटा मार्क, वो तो बस एक अपाहिज है जिसे लू गैवन जैसी शेरनी मिली, पर वो उसे काबू करना तो दूर, बस उसे पालतू बनाकर बैठा है। ये बातें पिताजी के कानों तक पहुंची और उनकी नफरत मेरे लिए और बढ़ गई। उन्होंने मुझे बुलाकर सबके सामने जलील किया। मार्क, तुमने मुझे निराश किया है। इस साल चेन गैंग के साथ होने वाली सालाना आर्म्स डील की जिम्मेदारी सिर्फ जाकी की होगी। तुम अब इस बिजनेस से दूर रहोगे। तभी जाकी ने अपना असली मोहरा चला। उसने नाटक करते हुए कहा, पापा, भाई भले ही थोड़े डिप्रेस्ड हैं, पर हैं तो मां परिवार के वारिस। अगर वो इस डील में नहीं होंगे तो बाहर वाले कहेंगे कि हमारे घर में दरार है। उन्हें लीड करने दीजिए, मैं उनके साथ रहूंगा। मेरी ताकत उनकी सुरक्षा की गारंटी होगी। पिताजी उसकी इस झूठी भाईचारे वाली बात से गदगद हो गए, पर मैं जानता था कि जाकी क्या सोच रहा है। उसे पता था कि वहां वायलेंट शूटिंग होने वाली है। वो चाहता था कि मैं वहां मारा जाऊं ताकि उसका रास्ता साफ हो जाए। डील वाले दिन वही हुआ जो पिछले जन्म में हुआ था। चेन गैंग के आदमी ने 3 जुमले भी पूरे नहीं किए थे कि अचानक एक छिपा हुआ हथियार निकाला और हमारे आदमियों पर हमला कर दिया। देखते ही देखते वहां लाशें बिछने लगीं। जाकी एक कदम पीछे हट गया। वो मदद करने के बजाय तमाशा देख रहा था कि कैसे हमारे वफादार मर रहे हैं। मैं व्हील चेयर पर था, इसलिए मैं उनके लिए एक इजी टारगेट था। तभी एक गुंडे ने अपनी लंबी तलवार निकाली और मेरी तरफ लपका। जाकी पास ही खड्डहाजा था। उसने मुझे मरते हुए देखने के लिए एक शैतानी मुस्कान दी और उसके होंठ हिले। अलविदा भाई, चैन से मरो। मुझे समझ आ गया कि जाकी ने उनसे हाथ मिला लिया है। जैसे ही वो तलवार मेरे सिर पर पहुंचने वाली थी, मैंने अपनी पूरी ताकत अपनी हथेलियों में झोंकी और अपनी व्हील चेयर को पीछे की तरफ धक्का दिया। व्हील चेयर दूर जा गिरी और मैं अपने दोनों पैरों पर गर्व से खड़ा हो गया। उस गुंडे की तलवार हवा में लहरा गई। वो सन्न रह गया कि ये अपाहिज खड्डा कैसे हो गया। उसी पल लू 11 बिजली की रफ्तार से आगे बढ़ी। मैंने दहाड़ दाह कर कहा, लू 11, अब तुम्हारी बारी है। लू 11 ने एक खूंखार मुस्कान दी और उसका हाफ ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हुआ। उसके नाखून नुकीले पंजों में बदल गए, कान खड्डे हो गए और वो एक मौत की मशीन बन गई। उसने अकेले ही चेन गैंग के एक एक आदमी को गाजर मूली की तरह काट दिया और हमारे वफादारों को मौत के मुंह से निकाल लिया। उसने सिर्फ एक को जिंदा छोड़ा ताकि वो सच उगल सके। जाकी की आंखें फटी की फटी रह गईं, मानो उसने कोई भूत देख लिया हो। उसका वो सारा अहंकार एक पल में मिट्टी में मिल गया। जब उसने मुझे अपने पैरों पर खड़ा देखा तो उसके चेहरे पर दहशत और नफरत का ऐसा मंजर था कि वो चीख पड़ा, नामुमकिन! ये नहीं हो सकता। तुझे तो अब तक मर जाना चाहिए था। तू खड़ा कैसे हो गया? वहीं दूसरी तरफ वो मासूम दिखने वाली रूसो अब कोई नाटक नहीं कर रही थी। उसकी नजरों में एक गहरी साजिश और हैरानी साफ झलक रही थी। इधर लू गैलर ने अपनी खूंखार पकड़ उस इकलौते जिंदा बचे गुंडे पर और कस दी और दहाड़ कर पूछा, सच उगल, तुमने धोखा क्यों दिया? तुम मेरे मालिक को मारना क्यों चाहते थे? वो गुंडा डर के मारे कांपने लगा और मौत सामने देखकर उसने सारा सच उगल दिया। ये सब छोटे मालिक जाकी की चाल थी।
उन्होंने ही हमें उकसाया था कि अफरा तफरी का फायदा उठाकर बड़े मालिक को ठिकाने लगा दें। मैं तो बस हुक्म का गुलाम हूं, मुझे बख्श दो। तभी वहां पिताजी की एंट्री हुई। उनके साथ दर्जनों हथियारबंद नौकर थे। जब उन्होंने खून से लथपथ मंजर देखा और उस गुंडे का कबूलनामा सुना तो उनका चेहरा सफेद पड़ गया। जाकी ने हकलाते हुए झूठ बोलने की कोशिश की, पर पिताजी ने उसे एक इशारे में खामोश कर दिया। उनकी नजरें मुझ पर टिकी थीं। मार्क, तुम्हारी टांगें? मैंने बड़े अदब से झुककर कहा। पापा, शायद उस गुंडे की तलवार से बचते वक्त मौत का डर इतना था कि मैं अपनी अपाहिज टांगें भूल गया और ऊपर वाले के करम से अचानक खड़ा हो गया। वैसे इसके लिए मुझे भाई का शुक्रिया अदा करना चाहिए। उनकी मदद से ही आज मेरा ये चमत्कार मुमकिन हुआ। जाकी का चेहरा काला पड़ गया। जब पिताजी ने वहां मौजूद अपने वफादार घायल बॉडीगार्ड्स से पूछा तो उन सब ने एक ही गवाही दी। साहब, जाकी ने सरेआम गद्दारी की है। वो चाहता था कि बड़े भैया आज यहीं ढेर हो जाएं। जाकी ने जब देखा कि अब कोई रास्ता नहीं बचा तो वो फौरन पिताजी के पैरों में गिर पड़ा। पापा, मुझे माफ कर दीजिए, मैं भटक गया था, अब ऐसा कभी नहीं होगा। पर पिताजी अब बदल चुके थे। उनके लिए खानदान का प्रेस्टीज और बिजनेस ही सब कुछ था। उन्होंने कड़क आवाज में ऐलान किया, मार्क, अब तुम ठीक हो चुके हो और तुमने अपनी काबिलियत साबित कर दी है। आज से जाकी के सारे बिजनेस और उसकी सारी बिजनेस लाइंस तुम्हारी जिम्मेदारी होंगी। मुझे निराश मत करना। यह सुनते ही जाकी को ऐसा सदमा लगा कि उसने वहीं खून की उल्टी कर दी। उसका पूरा शरीर कांपने लगा। मैंने देखा कि पीछे खड़ी रूसो के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान थी। असल में जाकी ने जल्दबाजी में जो पावर अप लिए थे, उनकी वजह से रूसो ने उसके शरीर में इतना पॉइजन भर दिया था कि अब उसके गुस्से ने उस जहर को ट्रिगर कर दिया। जाकी अब मौत के करीब था। जैसे ही मैंने जाकी का बिजनेस संभाला और उसके अकाउंट बुक्स चेक किए तो बड़ा घोटाला सामने आया। वो सालों से घाटे में चल रहा था और पिताजी से सच छिपाने के लिए ग्रे मार्केट में काम कर रहा था। मैंने सारा कच्चा चिट्ठा पिताजी के सामने रख दिया। पिताजी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने मुझे इतने सालों तक बेवकूफ बनाया। उन्होंने हुक्म दिया कि जाकी को उसके विला में हाउस अरेस्ट कर दिया जाए। बिना इजाजत वो बाहर कदम भी नहीं रखेगा। अब सारा बिजनेस एम्पायर मेरे हाथ में था। बाहर के बड़े बड़े व्यापारियों को जैसे ही पता चला कि मां खानदान की कमान अब मेरे हाथ में है, उन्होंने पार्टनरशिप के लिए लाइन लगा दी। मार्क अब सिर्फ एक वारिस नहीं, बल्कि बिजनेस की दुनिया का नया किंग बन चुका था। बाजार के बड़े बड़े व्यापारियों के बीच अब मेरा सिक्का जम चुका था। लोग सर्रेआम कहने लगे थे, मार्क, तुम जाकी से कहीं ज्यादा सुलझे हुए और भरोसेमंद हो। अफसोस कि तुम इतने सालों तक अपनी टांगों की वजह से घर में कैद रहे, वरना जाकी को तो कभी सिर उठाने का मौका ही नहीं मिलता। मैं मन ही मन मुस्कुरा दिया। जाकी ने अपनी घटिया सोच और अहंकार की वजह से खुद अपने हाथ में आए गोल्डन चांस को बर्बाद कर दिया था। लेकिन मैं अपने प्यारे भाई को कैसे भूल सकता था। मैं उससे मिलने उसके विला पहुंचा और नौकरों को सख्त हिदायत दी कि मेरी आने की खबर उसे न दी जाए। यह उसके दवा लेने का वक्त था। जब से उसकी गद्दारी पकड़ी गई थी और सदमे में उसने खून की उल्टियां की थीं, वो बिस्तर से लग गया था। मैंने दरवाजे की झिड़ी से अंदर झांका और जो देखा वो रोंगटे खड़े कर देने वाला था। जाकी का शरीर जगह जगह से सड़ चुका था। खाल उधड़ रही थी और वो मौत की कगार पर था। रूसो पास ही बैठी थी। उसके हाथ में दवा का खाली प्याला था। जैसे ही जाकी की आंखें बंद हुईं, रूसो का असली चेहरा सामने आ गया। वो फुसफुसाकर बोली, जाकी, तू खुद को बहुत बड़ा इंसान समझता था ना? अब बोल क्यों नहीं रहा? हमारी साइरेंस रेस की ये टेक्निक तुझे पल पल तड़पाकर मारेगी। तू क्या समझा था कि ये ताकत मुफ्त में मिलती है? ये तेरी उम्र और खून की कीमत पर मिली है। इंसानों ने हमारी नस्ल पर जो जुल्म किए हैं, ये उसकी सजा है। मैंने हौले से दरवाजा खोला। तो ये बात है, तुम हमेशा से हमसे नफरत करती थी। रूसो मुझे देखकर सहम गई। उसे लगा मैं उसका दुश्मन हूं। उसने कांपते हुए पूछा, तुमने मुझे एक्सपोज क्यों नहीं किया? मैंने शांति से जवाब दिया कि पिछले जन्म में तुम्हारी नफरत जायज थी। इंसानों ने तुम्हारे कबीले को गुलाम बनाया तो तुम्हारा बदला लेना गलत नहीं था। गलत हम इंसान थे जिन्होंने तुम्हें आजाद रहने का हक नहीं दिया। तभी मैंने देखा कि सोते हुए जाकी की पलकें झपकीं। वो सब सुन रहा था, पर उसमें बोलने की ताकत नहीं थी।
रूसो ने इशारे में पूछा कि अब क्या करें। मैंने अपनी जेब से वो म्यूट मेडिसिन निकाली जो मैं जाकी के लिए ही लाया था। रूसो ने वो दवा उसे पिला दी। अब जाकी न बोल सकता था, न लिख सकता था और न ही हिल सकता था। वो अपनी सड़ती हुई बॉडी के साथ अपने ही बिस्तर पर कैद हो गया। जाकी की मौत के बाद मैंने मां खानदान की पूरी कमान संभाल ली और बिजनेस को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। मेरा पहला फैसला था साइरन राइट्स प्रोटेक्शन। मैंने कानून बनाया कि अब कोई जलपरी गुलाम नहीं रहेगी। रूसो को मैंने आजाद कर दिया। जाते वक्त उसने मुझसे कहा, मार्क, मैंने एक सपना देखा था कि पिछले जन्म में मैं तुम्हारी वाइफ थी और मैंने तुम्हें मार डाला था। मैंने मुस्कुराकर कहा, वो बस एक सपना था, उसे भूल जाओ। रूसो ने मुझसे माफी मांगी और हमेशा के लिए अपने कबीले वापस चली गई। अब माहौल एकदम शांत और खुशहाल था। मैं अपने कमरे की खिड़की के पास खड़ा था, जहां लू खड़ी थी। उसका पेट अब काफी बड़ा हो गया था। वो मां बनने वाली थी। उसने प्यार से मुस्कुराते हुए मेरी तरफ देखा। मार्क, हमारा बच्चा बहुत हेल्थी होगा। मैंने उसके हाथ थाम लिए और एक सुकून भरी सांस ली।